हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमारे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रखी है। और यहाँ पर संपूर्ण हिंदी साहित्य आपको निःशुल्क दिया जाएगा। जो भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी जो पीजीटी चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम है हिंदी का, हिंदी वाले बच्चे भी एक बार हमारे चैनल को देख सकते हैं। और रीतिकाल के भी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने एक ही साथ डाल रखे हैं। द्विवेदी युग के भी और अन्य जितने भी मैंने पढ़ाए उन सभी के महत्वपूर्ण तथ्य मैंने डाल रखे हैं, तो आप एक शॉट तो उनका देख ही सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, हमने अपने अब एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आधुनिक काल की शुरुआत कर रखी है। जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगति, प्रयोग और नई कविता और नवगीत। इस प्रकार से विभाजित किया गया है कविता के विकास के दृष्टिकोण से। तो हमने भारतेंदु युग अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर पूरा पढ़ा दिया है। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां करवा दी हैं, उनके कवि और रचनाएं करवा दी हैं। भारतेंदु युग के मंडल के कवि कौन से हैं वो सब हम करवा चुके हैं। दूसरे नंबर पर आता है द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग का भी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सारे मैं एक ही वीडियो में डाल चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि द्विवेदी युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, यानी कि द्विवेदी युग के अंदर दो प्रकार के कवि थे। एक तो स्वच्छंदतावादी रचनाएं कर रहे थे, तो स्वच्छंदतावादी कवि थे। और दूसरे थे राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि, यानी कि जो राष्ट्रीय काव्य धारा से जुड़े हुए थे। तो दो प्रकार से कवियों को विभाजित किया गया है द्विवेदी युग में। एक तो स्वच्छंदतावादी कवि और एक राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि, यानी कि इनकी जो कविताओं का वर्ण्य विषय था वो राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत था। और जो स्वच्छंदतावादी कवि थे वो स्वच्छंदता को, अपने हृदय की स्वच्छंद प्रवृत्तियों को अपने काव्य रचना में महत्वपूर्ण स्थान दे रहे थे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि, और फिर उसके इसमें और भी अनेक कवि हैं। हम इन सब की रचनाएं यहाँ बारी बारी करके पढ़ेंगे। और ये जो रचनाओं के साथ ही जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिए गए हैं, आप 10 किताबों में भी इधर उधर घूमेंगे तो भी आपको एक जगह पर नहीं मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर सारा आपको एक ही साथ करवाएंगे। जैसे यहाँ पर फिर उसके बाद अगले कवि आ जाते हैं हमारे पास, स्वच्छंदतावादी कवि। तो स्वच्छंदतावादी कवि मैं आपको बता देती हूँ, ये वाले कवि थे श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कवि रत्न। तो ये दो प्रकार के कवि थे द्विवेदी युग में। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि। सबसे पहले हम यही करेंगे, आप अपना कॉपी पेन लेकर अपने नोट्स तैयार करें। तो जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए और हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए बिल्कुल निःशुल्क, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। मुझे किसी प्रकार की कोई लालच नहीं है कि मैं बिल्कुल कि अब डीएसएस भी आ रहा है, अब पीजीटी चंडीगढ़ आ रहा है तो मैं उसी के पीछे से भागते जाऊँ, ऐसा मेरा कोई मंतव्य नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का सिलेबस यहाँ पर मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि ये मेरी विशेष रुचि है, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपकी हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और यूजीसी नेट के लिए भी। तो आप बेझिझक होकर यहाँ से जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि किसी का भला हो सके। तो आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि, जो कि आते हैं आपके द्विवेदी युग के अंदर। द्विवेदी युग के अंदर आएंगे, आपके द्विवेदी युग के अंतर्गत ही आते हैं। दो प्रकार के कवि आते हैं, राष्ट्रीय काव्य धारा और स्वच्छंदतावादी। तो राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं मैंने आपको बताया, और स्वच्छंदतावादी कवि कौन से हैं वो बताया। अब बारी बारी हम इनकी रचनाएं पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत सबसे पहले, अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि मैम हमें कोई ट्रिक बताइए, तो मैं ट्रिक भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो लेकिन आपको याद हाथों हाथ करना है। सबसे पहला कवि है स्वच्छंद, ये राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख
जो कवि हैं उनमें सबसे पहला कवि का नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगर आप इन कवियों के नाम जानना चाहते हैं कि द्विवेदी युग में कौन-कौन से कवि हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने द्विवेदी युग के जितने भी कवि हैं, उनका जन्म तिथि, उनका जीवन काल जो है, वो सब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिया है। तो शुरू करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो कि राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं और इनका जीवन काल 1865 से 1947 और इनकी रचनाएँ हैं। अब आपको लिख लेने हैं। प्रिय प्रवास के बारे में मैंने खूब डिटेल से बताया था आपको जब इससे पीछे वाली वीडियो में। पद्य प्रसून 1925, चुभते चो चुभते चौपदे चौपदे और चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की। और अगर इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पर आपको दे सकती हूँ। लेकिन ये सारी जो रचनाएँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बाहर आपके पास कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है? उसके बाद इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के। तो प्रिय प्रवास किस बोली में रचित है? ये खड़ी बोली में रचित एक महाकाव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें कि कितने सर्ग हैं और क्या है ये सब मैं इससे पीछे वाली वीडियो में डाल चुकी हूँ। रस कलश के बारे में भी इससे पीछे वाली वीडियो में डाल चुकी हूँ। रस कलश एक रीति ग्रंथ है, आपको यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है। और जो वैदेही वनवास है वो राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इनके इनमें कितने-कितने सर्ग हैं ये सब मैं पीछे वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है? राय देवी प्रसाद पूर्ण दूसरे नंबर पर कवि आते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। अब इनको याद करने की एक ट्रिक है आपकी। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास आप इस तरीके लिखेंगे कि प्रिय जब प्रवास, प्रिय और पद्य, पद्य प्रसून, ये आपको ऐसे लिख लेनी है। और फिर आपते चुभते चोभते, ये चोपते चोपदे, तो ये चुभते चोपते, ये दो प्रकार की ऐसी ही रचनाएं हैं। और चोखे चोपते, ये देखो चै चै से हैं। ये प्रिय प्रवास और पद्य प्रसून आप ऐसे कर लेंगे। और फिर वैदेही वनवास और रस कलश, इनकी रचनाएं हैं। एक से दो बार आप अगर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर आता है आपका राय देवी प्रसाद पूर्ण। देखो हर चीज की अगर आप ट्रिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ट्रिक के लिए फिर ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, आपको एक और ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो जब कोई दूसरा आदमी ट्रिक देख के बताता है तो वो थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप अपने मन से अपनी तरफ से याद करते हैं तो वो हमेशा के लिए आपको याद रहती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि, हरि, हरि ओद के आप इनके नाम से जोड़ लेना। मैं तो अपने से ही जोड़ के हमेशा रचनाएं याद करती थी। राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनका जन्म जीवन काल 1868 से 1915 ईस्वी। तो इनकी रचनाएं हैं स्वदेशी कुंडल। पहला कौन सा है? राय देवी। अब देवी है, इसमें देवी को क्या पसंद है? देवी को स्वदेशी कुंडल पसंद है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने स्वदेशी कुंडल पहन रखे हैं। और राम रावण विरोध, बसंत वियोग, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, इनका मतलब विशेष क्या है? देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडलियों की इन्होंने रचना की है। तो आपको याद रखना है राय देवी, देवी ने क्या किया? कुंडल पहने मृत्यु पर विजय पाने के लिए, ताकि वो राम रावण का विरोध कर सके। और बसंत वियोग, इस तरीके से आप याद रखेंगे। रामचरित उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय तीसरे नंबर के कवि आते हैं रामचरित उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय। ठीक है? तो इनका समय सीमा है 1872 से 1938 ईस्वी। ठीक है? इनकी है रामचरित। राम, राम आपको पता है राम को अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम था। तो राष्ट्र भारती, राष्ट्र भारत की एक सभा हुई, आप ऐसे याद रख सकते हैं। राष्ट्र भारत की के देवदूतों की एक सभा हुई, यानी कि देव सभा हुई। वो किस लिए सभा हुई? वो विवाह के लिए। जैसे स्वयंवर वगैरह नहीं चुनते थे, राम अपना सीता का वरण करने के लिए, धनुष तोड़ने के लिए गए थे। तो राष्ट्र भारती के देवदूतों की एक देव सभा हुई, विचित्र विवाह के लिए हुई। उसमें राम राम गए इस चिंता से कि पता नहीं उसे सीता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सुक्ति मुक्तावली। ठीक है? रामचरित चिंतामणि सुक्ति मुक्तावली, ऐसे आपको याद रखना है। और
अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इनकी रचनाओं में यही महत्वपूर्ण है। चाहे आप 10-15 और रचनाएँ आप इकट्ठी करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा भी होने वाला नहीं है। तो रामचरित चिंतामणि एक प्रबंध काव्य रचना है और सूक्ति मुक्तावली इनका एक नीतिपरक काव्य है और द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली को इन्होंने अपनाया था। ठीक है? अब अगला कवि आता है हमारे पास गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, स्नेही से याद रखेंगे ये इनको, गया प्रसाद शुक्ल। तो कृष्ण कृषक कुंदन प्रेम पच्चीसी राष्ट्रीय वीणा त्रिशूल तरंग करुणा कादम्बनी। तो इसके लिए मैंने कोई खास ट्रिक नहीं बनाई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने जब मैंने यूजीसी नेट की तैयारी की थी तो मैंने बहुत सारी रचनाएं जो हैं कंठस्थ कर ली थी कि मुझे पता था कि इस कवि की ये रचनाएं हैं और बिल्कुल ट्रिक से और सीक्वेंस से, ट्रिक नहीं सॉरी सीक्वेंस से। तो देखो गया, कहाँ गया, कृषक गया, कहाँ गया, प्रेम के लिए। प्रेम किससे था, राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय वीणा बजाता हुआ कृषक प्रेम के मारे राष्ट्रीय वीणा बजाता हुआ और त्रिशूल हाथ में लेकर करुणा के गीत गाते हुए गया, करुणा कादम्बनी। आप ऐसे याद रखेंगे कि गया, गया कहाँ गया, खेत में गया, कौन गया, कृषक कुंदन, ठीक है, प्रेम पच्चीसी राष्ट्रीय वीणा त्रिशूल तरंग करुणा कादम्बनी, ये महत्वपूर्ण रचना है इनकी सारी ही। तो इनकी रचनाओं का महत्वपूर्ण विषय क्या है ये और देख लेते हैं इस वीडियो में। राष्ट्र प्रेम की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि त्रिशूल उपनाम से कविताएं कौन करता था, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो थे ये त्रिशूल उपनाम से रचनाएं करते थे। ठीक है, सॉरी, त्रिशूल उपनाम से। सुकवि नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया। इसी राष्ट्रीय काव्य धारा के अगले कवि आते हैं हमारे पास। राष्ट्रीय काव्य धारा के अगले कवि हैं माखनलाल राम नरेश त्रिपाठी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। राम नरेश त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये, देख लेते हैं हम। आप नंबर डालकर अपने नोट्स तैयार करते जाएं। राम नरेश त्रिपाठी, जीवन सीमा है इनकी 1889 से 1962, आप डाल लेंगे। और मिलन, मिलन, पथिक, मानसी, सोपन। अब इसकी ट्रिक क्या है कि मिलन हुआ पथिक से, किसका, मानसी का, मानसी का मिलन हुआ पथिक से, कब हुआ, सोपन में हुआ। इस तरीके से आप ट्रिक याद रखेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से आपको याद करवा रहे हैं हम। और इनमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, प्रबंध रचना की प्रवृत्ति है। अब आप प्रबंध काव्य और ये आप समझ रहे होंगे क्योंकि जो बच्चा शुरू से मुझसे जुड़ा हुआ है उसको तो पता है। मैंने प्रबंध काव्य जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, ये सब मैंने अपने पीछे की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। बार बार मैं बताना इसे जरूरी नहीं समझती, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। प्रबंध रचना की प्रवृत्ति है इनकी रचनाओं में और देशभक्तिपूर्ण रचनाएं हैं, ये तो आपको पता ही है क्योंकि हम राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि पढ़ रही हैं तो देशभक्ति तो मिलनी ही है। मानसी में देशभक्ति की रचनाएं संकलित हैं। देशभक्ति प्रकृति चित्रण एवं एवं निरूपण के लिए विख्यात रहे हैं। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वो देशभक्ति और प्रकृति चित्रण के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगले कवि आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये करवा के फिर मैं आपको एक वीडियो और भी डाल दूंगी जिसमें और भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा रचनाएं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं वो यही है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चारण, समर्पण और माता। हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी ये दोनों आप याद रखोगे। किसके हिम है, हिम, हिम का मतलब बर्फ, ताज, इसे ऐसे याद रखेंगे। किसका, उस युग का, अपनी माता को समर्पित। उस युग का हिम किरीट अपने माता को समर्पित कर दिया था, किसने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, तो इनकी एक प्रमुख और रचना है पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता इन्होंने ही लिखी है, पुष्प की अभिलाषा। और सिया राम शरण जो गुप्त हैं इनकी रचनाएं हैं। नहीं, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी भी किस उपनाम से लिखते थे, एक भारतीय आत्मा। भाई ये पेपर में
खूब पूछा जाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। एक भारतीय आत्मा नाम से कौन लिखता था? माखनलाल चतुर्वेदी। और त्रिशूलोप नाम से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही लिखते थे अपनी रचनाएं। और इससे पहले भी मैंने जो जिस उपनाम से रचनाएं लिखते थे वो भी मैंने डाल दी हैं। अगला आता है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त, तो इसमें इनका जन्म है 1885, मृत्यु 1963। और इनकी हैं मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथे, मृणई और बापू। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इनका गांधीवाद में अटूट आस्था थी। किसकी? सियाराम शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। राष्ट्र प्रेम, अहिंसा, सत्य एवं करुणा मूल्य इनकी रचनाओं में है। ये इनकी रचनाओं की प्रधानता है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? सिया राम शरण गुप्त, इनके नाम से आपको याद रखना है। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल। मौर्यों की विजय हुई किस पर? अनाथों पर। फिर दुर्वा, मतलब दुर्वा से उनका अभिषेक हुआ तो विषाद खत्म हो गया। आर्द्र हो गए, नरम हो गए और फिर से रास्ते में चलने लगे बापू के साथ। ठीक है, ऐसे आपको ये ट्रिक बना लेनी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन है। बालकृष्ण शर्मा नवीन अगले कवि आते हैं। महत्वपूर्ण रचना है, पंक्तियां भी इनकी पूछी जाती हैं। इनकी हैं कुमकुम, उर्मिला, ऐपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के और विनोबा सतवन। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कुमकुम लगाया उर्मिला ने बिना पलक झपके। फिर रश्मि और रेखा के साथ क्वासी के लिए हम विस्पाई जन्म के, मतलब उन्होंने कुमकुम लगाया उर्मिला ने अपलक, मतलब बिना पलक झमकाई। और फिर रश्मि, रेखा और क्वासी, ये तीनों चल दिए हम विस्पाई जन्म के। ये कहा कि हम तो तीनों ही के जन्म में विष घुला हुआ है, हम विस्पाई जन्म के। और विनोबा स्तवन करने के लिए चले जाते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं। मतलब बालकृष्ण शर्मा नवीन के ये ज़्यादातर लेडीज वाले हैं, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, और राष्ट्र प्रेम एवं प्रणय की भावनाओं से ओतप्रोत इन्होंने काव्य लिखा, याद रखना है। प्रभा और प्रताप पत्रिकाओं का संपादन किया और भारत के अतीत गौरव का गान किया। इनकी रचनाओं में भारत के अतीत के गौरव का गुणगान भी मिलता है। नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जो समय सीमा है 1905 से 1948 ईस्वी। और इनकी दो ही रचनाएं हैं, ऑलमोस्ट आप किसी भी बुक में जाकर देख लें, त्रिधारा और मुकुल। त्रिधारा और मुकुल। ठीक है, झांसी की रानी कविता जनता में इनकी काफ़ी लोकप्रिय हुई। राष्ट्र प्रेम की कविताओं में आंदोलन, राष्ट्र प्रेम की कविताओं में असहयोग आंदोलन के वीरों का चित्रण, ये महत्वपूर्ण दो तथ्य हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का। और इनकी दो रचनाएं हैं, त्रिधारा और मुकुल। और झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता भी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद है आगे। इनकी एक रचना है जीवन संगीत। और इनका कोई खास इसमें नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं आ जाती हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। आप देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। जीवन समय है 1908 में जन्म, 1974 में इनकी मृत्यु। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, जरूर एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। और रेणुका, प्रणभंग, हुकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, उर्वशी, नील कुसुम, कोयला और कवित्व, मृति तिलक, हारे का हरिनाम। अब आप इनको कैसे लिखेंगे? लिख लेंगे, ज़्यादातर लेडीज हैं। रेणुका का प्रण है, उसने हुकार भरकर प्रण किया। रेणुका ने प्रण किया हुकार भरकर, यानी कि सौगंध खाई हुकार भरकर कि रसवंती के साथ, रसवंती कुरुक्षेत्र, रसवंती कुरुक्षेत्र परशुराम की प्रतीक्षा। रेणुका ने प्रण किया हुकार भरकर, और फिर रसवंती क्या कर रही थी? कुरुक्षेत्र में परशुराम की प्रतीक्षा कर रही थी।
वहीं पर किस किस को आना था, कुरुक्षेत्र के अंदर किस किस को आना था, रश्मि रथी को और उर्वशी को भी, और नील कुसुम इनको भी आना था। और क्या लेकर आना था, कोयला और कवितो से मिट्टी का तिलक लगाना था, हारे को हरि नाम। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। और अनुदित काव्य रचनाएं हैं इनकी, कौन कौन सी हैं, आत्मा की आंखें, ये इनकी अनुवाद की हुई रचनाएं हैं, ये मौलिक रचनाएं नहीं हैं, ये अनुवादित हैं। आत्मा की आंखें, और ये क्या, डी.एच. लॉरेंस की 70 कविताओं का इन्होंने अनुवाद किया है। सीपी और शंख, ये जो रचनाएं हैं ये भी रामधारी सिंह दिनकर की हैं, और ये अनुवादित रचनाएं हैं। अब गद्य की कौन सी रचनाएं हैं इनकी, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, विवाह की समस्याएं और दिनकर की डायरी, ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं, ये आपको नोट डाउन कर लेनी है। अब दिनकर की कविताओं में उर्वशी जो है गीति नाट्य है, ये प्रश्न सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उर्वशी किस प्रकार का नाट्य है, तो उर्वशी एक गीति नाट्य है। इस पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। अब इनकी जो रचना है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या पर विचार किया गया है। आपको ध्यान आ जाएगा नाम से ही, क्योंकि कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी, तो युद्ध और शांति की समस्या को उजागर किया गया है। रश्मि रथी जो है, रश्मि रथी, रश्मि मतलब सूर्य, और सूर्य देव के बेटे थे ये, जो कुंती के गर्भ से पैदा हुए थे, कुंती के बेटे थे। तो कर्ण रश्मि रथी कर्ण के जीवन पर आधारित है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। और दिनकर की कविताओं में ओज, औदात्य एवं वीर रस की प्रधानता है। दिनकर की कविताओं में क्या है, ओज, औदात्य और वीर रस। उर्वशी किस प्रकार की रचना है, श्रृंगार रस प्रधान काव्य ग्रंथ है। जो उर्वशी है दिनकर का, जिस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो उर्वशी जो है श्रृंगार रस प्रधान काव्य ग्रंथ है। दिनकर के काव्य में प्रगतिवादी भावनाएं भी उपलब्ध होती हैं, और उर्वशी में कामाध्यात्म का निरूपण पुनर्वा एवं उर्वशी के माध्यम से किया गया है। उर्वशी में क्या किया गया है, उसके पात्र भी अगर आपसे पूछ ले, तो एक तो पुनर्वा है, और एवं उर्वशी के माध्यम से कामाध्यात्म का निरूपण किया गया है। अगले कवि आते हैं राष्ट्रीय काव्य धारा के, जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं ये सारे। तो ये आते हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी की जो जन्म है 1905 में, मृत्यु यहाँ पर नहीं दी गई है। तो इनकी रचनाएं हैं भैरवी। आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना, नंबर एन को ना ऐसे लिखना, सोहनलाल द्विवेदी, यहाँ पर हेडिंग डालना, और फिर लिखना नंबर 1 भैरवी, तो आपको याद हो जाएगा। और नंबर 2 पे लिखना वासवदत्ता, और ऐसे लिखकर फिर इसके सामने ही इस रचना के बारे में इसका जो महत्वपूर्ण वन्य विषय है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था और अब भी बता रही हूँ, तो इसके आगे लिखते चले जाना जिसका आपको पता है। देखो, सभी कविताओं के, सभी रचनाओं के वन्य विषय आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। तो आगे क्या है, इनके काव्य में इनकी रचनाएं कौन सी हैं, भैरवी, वासवदत्ता और कुणाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा और पूजा गीत, ये याद रखना है। और इनके प्रबंध काव्य एवं गीत काव्य दोनों की रचना की। इनके काव्य में भी राष्ट्रीय चेतना विद्यमान है। ये तो देखो मेन पॉइंट मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय काव्य धारा के हम कवि पढ़ रहे हैं। श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी और जौहर, 2 रचनाएं हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, खूब पूछी जाती हैं एग्जाम में। और महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी में आपको पता है महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, तो महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। और पद्मनी ने जौहर किया था, तो पद्मनी के जौहर की कथा पर आधारित है। राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं और वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इन रचनाओं से आपको पता चल रहा है कि इसमें वीर रस की क्या है, प्रधानता है। आई होप आपको समझ में आता जा रहा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। आगे आते हैं, और अगर इसके बाद और भी चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में अगर आप ज़रूर बताना कि मैडम हमें और कवि चाहिए और इसकी रचनाएं चाहिए, ये हमारे लिए सफिशियंट नहीं है। तो जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे एस्टेट के, मैं वो भी डाल दूंगी अगर किसी को पसंद आएंगे तो।
नेक्स्ट है स्वच्छंदतावादी कवि। इसी युग के मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के कवि थे, एक स्वच्छंदतावादी और एक आपके राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि। तो अब हम पढ़ें, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हमने पढ़ लिए हैं। अब हम स्वच्छंदतावादी कवि पढ़ रहे हैं। देखो, आप ये सोचते हैं कि अगर हमें एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए, तो एक वीडियो में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि आप अपने द्विवेदी युग के नोट्स बना रहे हैं, तो आप द्विवेदी युग से आप हेडिंग डालना और पहली वीडियो से देखने लग जाना। ये द्विवेदी युग की शायद दूसरी या तीसरी ही वीडियो है। तीनों वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपके द्विवेदी युग के नोट्स बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। अब स्वच्छंदतावादी कवि हम पढ़ रहे हैं। रोमानी भावबोध को काव्य में अभिव्यक्ति देने वाले कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया। रोमानी भावबोध को, अब आपसे पूछ ले पेपर में दे दे स्वच्छंदतावादी कवि किसे कहा गया, रोमानी भावबोध को अभिव्यक्ति देने वाले कवियों को क्या कहा गया, स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया। इन कवियों का विषय एवं शिल्प नवीन है। मतलब इनका जो शिल्प है और इन कवियों का जो कविताओं का विषय है वो बिल्कुल एक घिसी हुई परिपाटी का नहीं है, बल्कि इनके कविताओं का जो वर्ण विषय है वो बिल्कुल शिल्प की दृष्टि से और विषय की दृष्टि से बिल्कुल नवीन है, इसलिए इनको स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। तथा युगीन चेतना से अलग हटकर है, मतलब उस समय जो चल रहा था उन सब से अलग हटकर है। प्रकृति प्रेम, स्वच्छंद प्रेम एवं व्यक्ति स्वतंत्र की चेतना को लेकर लिखी गई कविताएं स्वच्छंदतावादी वर्ग में आती है। अब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि स्वच्छंदतावादी वर्ग में किस प्रकार की रचनाएं आती हैं। एक तो प्रकृति प्रेम से संबंधित, एक स्वच्छंद प्रेम से संबंधित और एक व्यक्तिक स्वतंत्र, यानी कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र रहना चाहता है उससे संबंधित की चेतना को लेकर जो कविताएं लिखी गई ये सब स्वच्छंदतावादी वर्ग में आती हैं। द्विवेदी युग में इस प्रकार के प्रमुख कवि हैं कौन कौन से, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे और जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये चारों ही कवि किस में आ जाते हैं, स्वच्छंदतावादी कवियों में आ जाते हैं। तो इनका कृतियों का विवरण इस प्रकार से है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें हम देख लेते हैं। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों में अपनी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट है स्वच्छंदतावादी कवि में सबसे पहला है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जो जीवन काल है 1859 से 1928। इनकी रचनाएं हैं कश्मीर सुषमा। आप देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कश्मीर सुषमा के बारे में सारा बताया था। इसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, प्रकृति की मानवीयता का वर्णन, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है जिससे उसमें सजीवता आ गई है। और दूसरी इनकी रचनाएं हैं देहरादून, यानी कि देहरादून जो है कश्मीर जैसा लगता है भारत के गीतों में भी, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हैं कश्मीर सुषमा, देहरादून। और देखो श्रीधर पाठक की सांधे अटन, ये मैंने कविताएं आपको इससे पीछे वाली वीडियो देखना। और ये सारी रचनाएं जो मैंने पीछे वाली वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आपको बताई थी वो सब भी आपको श्रीधर पाठक की रचनाओं के अंदर शामिल कर लेनी है। जैसे कि भारत गीत है, भारत गीत में इनके देश प्रेम से संबंधित है, ठीक है। ये सारी रचनाएं आपको लिख लेनी है। कालिदास का ऋतु संहार, ये इनके अनुवादित रचनाएं हैं। यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इन तीनों के बारे में मैं आपको बता चुकी थी, ठीक है। कालिदास का जो गोल्ड स्मिथ के हरमट का अनुवाद है वो तो इन्होंने, एक मिनट थोड़ा सा इसे बड़ा करके बताती हूँ, इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी हैं, हम श्रीधर पाठक के बारे में पढ़ रही हैं। और इससे पीछे वाली वीडियो में भी मैंने अच्छे से बताया था, कालिदास के ऋतु संहार का इन्होंने अनुवाद किया। नंबर 2, गोल्ड स्मिथ के हरमिट का अनुवाद किस नाम से किया, एकांतवासी योगी के नाम से किया। और गोल्ड स्मिथ के ही डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद किया। विलेज आपको पता है गांव को कहते हैं, और डिटर्जेंट का मतलब डेजर्टेंट जो है इसको उज्जड़ ग्राम के नाम से, डेजर्टेड जो विलेज है यानी कि उज्जड़ ग्राम के नाम से। और गोल्ड स्मिथ के ही एक तीसरा और था ट्रैवलर, द ट्रैवलर का अनुवाद इन्होंने श्रांत पथिक के नाम से किया। ये आपको याद रखना है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट करके आपको लिख लेना है। तो इनकी कविताओं के जो विषय हैं वो देश प्रेम, समाज सुधार एवं प्रकृति चित्रण से ही संबंधित हैं। अगला कवि आता है इसी श्रृंखला में हमारा मुकुटधर पांडे। अगला कवि है मुकुटधर पांडे, जिसे स्वच्छंदतावादी कविताओं में स्थान मिला और 1895 में इनका जन्म हुआ। पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन और आंसू। ठीक है, पूजा पूजा फूल, कानन कुसुम। देखो, पूजा के लिए फूल लिए कहाँ से? कानन, कानन तो जंगल होता है, और कुसुम मतलब ये भी फूल ही होते हैं। प्रेम के बंधन में बंध कर, और जब पूजा करने लगे तो आंसू आने लगे। मुकुटधर पांडे। ठीक है, या ऐसे याद रखते हैं, जैसे ही मुकुट रखा गया पांडे के सिर पर, किसका मुकुट रखा गया? पूजा के फूल यानी कि कानन कुसुम का जब फूल और प्रेम के बंधन से जब उसके सिर पर मुकुट रखा गया तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये आपको याद रखना है। प्रगीत मुक्तकार हैं ये, स्वच्छंदतावादी कवि हैं। रहस्य भावना, प्रेम भावना और प्रकृति चित्रण का प्रमुख विषय है, और शुक्ल जी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। ये याद रखना है कि छायावाद का प्रवर्तक किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो मुकुटधर पांडे को माना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर हमारे अगले कवि आते हैं, और इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, ये भी आपको लिख लेनी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो जीवन समय थी, वो जीवन काल, जन्म था 1866 में और मृत्यु 1932 में हुई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उद्धव शतक के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये भ्रमर गीत परंपरा पर गोपी और उद्धव के संवाद के बारे में लिखा गया है। और गंगा अवतरण जो है, इनकी रचना है। श्रृंगार लहरी, हिंडोला, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बारे में भी, इन सारी रचनाओं के वर्ण विषय के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। हमीर अठ, दीप प्रकाश, ये इनकी संपादित रचनाएं हैं। और कवि कुल कंठाभरण भी इनकी क्या है? संपादित रचना है। इंपॉर्टेंट है उद्धव शतक, गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला। बिहारी रत्नाकर, इन्होंने बिहारी के दोहों पर ही बिहारी रत्नाकर लिखा, एक टीका लिखी। और जकी उपनाम से ये उर्दू में भी कविता करते थे, जगन्नाथ जकी, ये याद रखना है आपको, जकी उपनाम से। और ब्रज भाषा मर्मज्ञ सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये मैंने आपको बताया। और द्विवेदी युग में ये ब्रज भाषा के कवि थे। मतलब द्विवेदी युग में वैसे खड़ी बोली का विकास हो गया था, लेकिन ये किस में लिख रहे थे? अभी भी ब्रज भाषा के कवि। नेक्स्ट कवि आते हैं सत्यनारायण कवि रत्न। इनका जो जन्म है 1880, मृत्यु 1918 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हृदय तरंग की दो कविताओं, प्रेम कली एवं भ्रमर दूत ने प्रसिद्धि पाई। मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसस का अनुवाद किया, ये भी मैंने आपको बताया था। और ब्रज भाषा के कवि, प्रकृति प्रेम, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति, भ्रमर दूत, भ्रमर गीत परंपरा का काव्य। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग के काव्य प्रवृत्तियाँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और इसके अलावा फिर मेरे पास और भी अभी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसके द्वारा हम द्विवेदी युग को पूरा करने वाले हैं। अभी द्विवेदी युग में जैसे कि आपकी ये रहती हैं, इस तरीके से भी मैं आपको बताने वाली हूँ सारा, लेकिन ये हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। द्विवेदी युग की जो शुरुआत है, क्योंकि कई बच्चों के अभी जो टीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला था, सॉरी पीजीटी चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है, तो इस वजह से मैंने वो द्विवेदी युग का पहले जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके नाम से मैंने वीडियो डाल दी थी। मैंने सोचा कि डिटेल में हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी बच्चों के पास टाइम बहुत कम है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हमारे पास काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये हम देखते जाएंगे। तो आज की वीडियो हमारे लिए हमारे पास इतनी ही थी। उसके बाद हम एक और वीडियो में द्विवेदी युग में यही पढ़ेंगे, मैथिली शरण गुप्त एवं राष्ट्रीय काव्य धारा के जो कवि हैं ये पढ़ेंगे, और क्या कुछ महत्वपूर्ण है ये सब हम पढ़ने वाले हैं। आप ये मत समझना कि मैडम ने तो थोड़ा आसान से ही करवा दिया, मेरे पास सब कुछ है, मैं बिल्कुल बारी बारी से आपके पास डालने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा द्विवेदी युग और द्विवेदी युग, ठीक है, और उनके कवि और उनकी रचनाएं।
ठीक है। रचनाकार एवं रचनाएँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।